गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉइल मैकेनिक्स के डे 2 में आपका स्वागत है। आज और नए क्वेश्चंस करते हैं। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शंस आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले चीज़ ये तो हमें मालूम ही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो पहला और आखिरी ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। इन दो में हमें सिलेक्ट करना है। वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर से और मेजर करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यहाँ से कुछ और नॉलेज हमें एक्स्ट्रा क्या मिल सकती है। स्पेसिफिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्टिकुलर आपसे ग्रेवल की, सैंड की, सिल्ट की ये पूछ लेते हैं, रेंज पूछ लेते हैं, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन आपको दे देते हैं। उसमें जो सबसे वैसा मतलब है एक जनरल है तो वो 2.65 से 2.80 तक रहती है। जनरली आपको ऑप्शन में क्लिक करने को मिल जाएगा इसी रेंज में। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाती है तो 1 से 2 के बीच होती है। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, एक बार उड़ीसा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो अगर इन फ्यूचर आता है तो आपको ये याद रखना है। हाँ, जो ये वाला फार्मूला है जो पिक्नोमीटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने में यूज होता है, इसमें 3-4 ऑप्शन देके क्वेश्चन ठीक ठाक बार पूछा जाता है। जनरली लोगों का कम सही होता है। और क्यों कम सही होता है? क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने वक्त नहीं दिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान आकृष्ट करेंगे आपका। जो W1 है वो इम्पटी कंटेनर का वेट है। W1 क्या है? इम्पटी कंटेनर का है। और जो W2 है वो ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का है। वो ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का है। तो अगर इसमें से कंटेनर हटाना है, केवल सॉइल चाहिए विदाउट कंटेनर, तो W2 में से W1 घटाना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला टर्म है ये ऊपर सॉइल आ रही है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का जनरल फार्मूला या जनरल डेफिनेशन भी याद रखें कि वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो सॉइल का वेट है वो जो जितने पर्टिकुलर वॉल्यूम में है, यानी ये अगर इतने वॉल्यूम में सॉइल है तो हम इतने वॉल्यूम के ही वाटर को नीचे वेट करके रखेंगे, वही सॉइल ऊपर रहेगी। तो आपने सॉइल जो ऊपर रखी वो आपके सामने आ गई कंटेनर हटा के, तो कम से कम ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी में कोई गलती नहीं है, इससे आपके 2 ऑप्शन हट जाएंगे। अब जो नीचे वाली टर्मिनोलॉजी है इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है एमसीक्यू में कि W4 है कि वहाँ W3 है, W3 क्या है, W4 क्या है। तो वही है, टाइम नहीं दिया गया है तो ऐसी आपको कन्फ्यूजन हो रही है। उसको हम क्लियर कर देते हैं कि जो W3 है वो W3 है जो ड्राई सॉइल है उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर पानी है, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमें पानी चाहिए नीचे वाले हिस्से में और यहाँ ऊपर वाला पानी भरा है। अगर हम कैसे भी एक कंटेनर में पूरा पानी भर लें, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पानी भर लें और उस कंटेनर में से W1 अगर घटा दें, यानी कंटेनर घटा दें, तो केवल पानी आ जाएगा। और ये वाला पूरा पानी बिना कंटेनर का और ये वाला पानी बिना कंटेनर का अगर आपस में घट जाएंगे तो इतने हिस्से का पानी आ जाएगा। तो ये वाला तो ठीक है कि W4 माइनस W1 क्या है? बिना कंटेनर का पानी। उसमें से मुझे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिना कंटेनर का निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें इस पूरे वाले हिस्से से सॉइल प्लस कंटेनर हटा देना है, और सॉइल प्लस कंटेनर W2 ही है। तो वो जो W3 माइनस W2 है वो एग्जैक्टली बिना कंटेनर का वो हिस्से का पानी है जो हमें इसमें से हटाना है, W4 माइनस W1 से। अब आप सोचिए कि कितना इजी फील होगा। ऊपर क्या है? W2 माइनस W1, ये क्या है? सॉइल का भैया वेट है फॉर ए सर्टेन वॉल्यूम। नीचे क्या है? वो वाला पानी जो पूरा कंटेनर में है माइनस वो वाला पानी जो हटाना है, W3 माइनस W2। आपका फार्मूला बन गया। अब ES वगैरह में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चारों का आपको वेट दे दिया और GS की वैल्यू पूछ दी। तो ये चीज़ है, दैट इज नॉट टिपिकल, कुछ लोगों को पता होगा। तो आई होप स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कौन और बन सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के डेफिनेशन से? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये जितना काम होता है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, डेफिनेशन है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है।
और क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट पिकोनोमीटर मेथड के अलावा और कौन से मेथड से होता है, और ये बनेगा कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और 3 मेथड दे देंगे, एक मेथड आपको नहीं देंगे। 3 मेथड कौन दे सकते हैं, डेंसिटी बॉटल मेथड, पिकोनोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, और एक कोई अदर मेथड लगा देंगे जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं होगा। 4 मेथड हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूज्ड होते हैं। डेंसिटी बॉटल ठीक ठाक बार पूछा गया है, मेजरिंग फ्लास्क ये भी पूछा गया है, ग्लास जार मेथड, ग्लास जार मेथड जो जनरली अभी पिक्चर में कम आ रहा है, ग्लास जार मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड और पिकोनोमीटर मेथड, ये 4 मेथड हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन किसी, जैसे झारखंड का जेई होता है, अलग अलग राज्यों के जेई होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेंसिटी बोतल मेथड है, जो डेंसिटी बोतल मेथड है, इसमें जो बोतल यूज होती है उसकी कितना, मतलब उसकी वो होती है, वॉल्यूम होता है 50 ml। डेंसिटी बोतल मेथड में वॉल्यूम जो यूज किया जाता है वो 50 ml यूज किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। खैर इतना डीप में नहीं जाना है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4, फिर ऑप्शन है 0.6, फिर ऑप्शन है 0.95, फिर ऑप्शन है 1.20। इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.95, विच इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। रिलेटिव डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मोस्ट डेंस एंड लूजेस्ट स्टेट। उसी के बेसिस पे हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है ई मैक्स, उसी के बेसिस पे बनता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन। इसी पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। होता क्या है, एग्जाम में अंडर प्रेशर ये भी फार्मूला आप सही से नहीं लिख पाएंगे। जो एग्जाम होता है ना, जिस समय आपको पता होता है कि 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, 1.5 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे ये आप ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिन नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख भी लिया और वहाँ ई नेचुरल उसने सही से नहीं दिया, घुमा के दे दिया, पोरोसिटी वगैरह दे दी, तो आसान नहीं होता है। मतलब इट फील्स इजी, बट व्हेन द डाटा इज इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इट्स आल्सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट फार्मूला इन अ वेरी वेल मैनर। खैर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0.95 होगा। रिलेटिव डेंसिटी से रिलेट करके ये न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन से रिलेट करके पॉसिबल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 0 द सॉइल इज, अभी हमने कल ही बात की थी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की अगर 0 प्रोबेबिलिटी है तो सॉइल क्या होगी, सैंड होगी, नॉन प्लास्टिक होगी, नो सिल्ट होगी, नो क्ले होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सैंडी ऑप्शन आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन पजेजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज, वही चीज आ गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने क्या कहा था, 2.6 से 2.8 के बीच जनरली होगी, 6.5 से, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी पार्ट है, यही करेक्ट होगा। ऑर्गेनिक सॉइल के केस में ये 1 से 2 होती है। जब ग्रेवल सैंड सिल्ट की बात होती है तो थोड़ी थोड़ी डिफर करती है कि 2.65 से एक जगह कहोगे 2.80, दूसरी जगह कहोगे 2.68 से 2.80, बस थोड़ा थोड़ा 2-3 का, इतना आपको नहीं फंसाएंगे। अभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल आउटवाश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा टी आपको दिया गया है 5। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल डब्ल्यू आपको दिया गया 17%, मतलब आप समझ सकते हैं 17/100 यानी 0.17। व्हाट विल बी द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, तो क्या होगा इसका ड्राई यूनिट वेट होता है गामा डी बराबर गामा टी अपॉन 1+W। जब वाटर कंटेंट आपको दिया हो, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के फार्मूले बदलते रहते हैं, ई दिया है तो अलग है, एन दिया तो अलग है, या कोई एक प्राइमरी फार्मूला आप याद कर लीजिए, फिर उसमें कन्वर्जन लाल लगा दीजिए। वाटर कंटेंट दिया है, टोटल यूनिट वेट दिया है, ड्राई यूनिट वेट पूछा है, तो ये फार्मूला वैलिड है। तो जब आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि 5/1.17 करेंगे और कट पिट के आएगा 3.40 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। एक हमने इसमें कोटेशन डाल दिया है ऐसे ही, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर मोटिवेशन, विच इज बेस्ड ओवर द ट्रू थिंग। कंटिन्यूटी इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, सेल्फ बिलीफ एंड पेशेंस आर द प्राइमरी पिलर ऑफ सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब आप कोई चीज़ लगातार करते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं और धैर्य रखते हैं, और ठीक ठाक स्तर का धैर्य रखते हैं, क्योंकि ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये
इसके बाद जब एक बार आप विजय हो जाते हैं, इसके बाद जिस स्तर की समस्याएं लाते हैं उसमें ये स्तर नहीं रहता है कि मुझे जीवन यापन करने संबंधी समस्याओं से जूझना है। तो इसमें कंटिन्यूटी, सेल्फ बिलीव एंड द मेन की दैट इज कॉल्ड पेशेंस। और पेशेंस तभी वर्क करेगा जब आप काम कर रहे होंगे। आप पेशेंस रखे रहे हो, आपने काम नहीं किया, उसके बाद जब आपके सामने चीज़ें आईं तब आपने कहा हमें समय नहीं मिला, और जब आपके सामने चीज़ें नहीं आई थी, समय मिल रहा था, तो आपने कहा कि हमें प्रॉपर चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो इसी वजह से जो सफल और असफल लोगों के बीच की लाइन होती है वो बहुत पतली होती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उनके माइंड और इनके माइंड में, बस यही फ़र्क है कि जब कहीं मोटिवेशन नहीं है तब भी वो एक इनर मोटिवेशन से वर्क करते रहते हैं। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट सीट इन कॉलिनाइट क्ले मिनरल। कौन सी बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है कॉलिनाइट क्ले मिनरल में जो सिलिका गिब्साइट सीट होती है उसके आपस के बॉन्डेज के लिए? ऑप्शंस हैं कोवेलेंट, हाइड्रोजन, आयनिक, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक कॉलिनाइट मिनरल जो है ये 2 लेयर यूनिट है जो फॉर्म होती है गिब्साइट सीट को अटैच करके सिलिका सीट के ऊपर। और ये जो बेसिक यूनिट्स हैं ये एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर एक लैटिस फॉर्म में अटैच होती हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इस तरीके से, अगर आप इसके पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो ये जो बॉन्ड होता है बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पानी तक को लैटिस के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए अगर कभी भी पूछा जाए कॉलोनाइट, इलाइट और मोंटेमोलाइट में कि इसमें जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो आपकी आएगी कॉलिनाइट में। ये जो कॉलिनाइट मिनरल हैं ये स्टेबल होते हैं और एक्सपेंड नहीं करते हैं अंडर सेचुरेशन कंडीशन में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द सैचुरेटेड सरफेस ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल डिपोजिट विद ए सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ 2 टन पर मीटर क्यूब वुड रिस्पेक्टिवली बी। अब ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने का कुछ है ही नहीं। अगर आप ऑप्शंस पे जाएं, टोटल जो आपका स्ट्रेस होगा, चूंकि फुल सैचुरेशन है तो गामा सैचुरेशन इंटू एच होगा, और गामा सैचुरेटेड आपको 2 दिया हुआ है, सैचुरेटेड डेंसिटी एच कितना है 5 है। केवल इतने से क्वेश्चन खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि 10 जो आ गया ये 2 ऑप्शंस में है। इसके बाद जो न्यूट्रल और इफेक्टिव है, इतना तो आपको पता है कि जो पोर वाटर प्रेशर है वो जो टोटल स्ट्रेस में जब घटेगा, जब टोटल स्ट्रेस में वो घटेगा तभी तो इफेक्टिव आएगा, और उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो 10 और 10 तो हो ही नहीं सकता है, तो 10 5 5 है, लॉजिकल है, तो 10 5 5 हो जाएगा। खैर, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया जाता। फिर भी हम ये बता रहे हैं, जब आपके पास समय कम हो और बहुत थॉट प्रोसेस ना प्रोसीड कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक, तब ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो 2 × 5 10 आ जाएगी। जब पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो गामा डब्ल्यू इंटू एच करेंगे तो 5 आ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है तो 5 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 10 5 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A soil has discharge velocity of 5 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड एंड वाइड रेशियो ऑफ 0.5. Its seepage velocity will be। ये क्वेश्चन पिछले 1.5 साल में 10 से 12 बार आ चुका है। यही ऑप्शंस रहते हैं। कुछ लोग इसका आंसर रट लेते हैं, कुछ लोग उसको लॉजिकल लगाते हैं। जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है, अगर हम उसको वीडी कहें तो वो जो होती है सीपेज वेलोसिटी इनटू पोरोसिटी के बराबर होती है। ये फार्मूला याद करने में बहुत ईजी है। उसने आपसे डिस्चार्ज वेलोसिटी दे दी है, वीएस पूछी है, यानी ये अपॉन में चला जाएगा। और एन की वैल्यू ना दे के ई की वैल्यू दे दी है, और एन क्या होता है E/1 + ई। एन E/1 + ई करोगे तो 1/3 आएगा। 5/1/3 करोगे तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 5 × 15 × 10⁻⁻7। इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाता है। 9वें क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल्स। कैपिलरी प्रेशर के संबंध में क्या सही नहीं है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, एक लैगिंग की, आप पीछे हो जाएंगे, एक लीडिंग की। कैसे? क्योंकि इसमें जिसने भी तुक्का लगाया वो पीछे हुआ, और जिसने छोड़ा वो ठीक ठाक स्थिति का व्यक्ति, और जिसने अटेम्प्ट किया मतलब पूरी बुद्धि लगाई वो लीड करेगा, क्योंकि आसान नहीं है ऐसे क्वेश्चन करना। वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, करेक्ट है। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरी जोन।
कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये गलत है। अब इसका लॉजिक समझिए कि ये क्यों गलत है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसका लॉजिक समझिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो साइज ऑफ वाइड्स होता है कोर्स ग्रेन में वो ज़्यादा होता है। मतलब कोर्स ग्रेन है तो जो बीच में वाइड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और अगर कोर्स ग्रेन की जगह फाइन ग्रेन है तो बीच में वाइड्स कम होगा। अब जब कम वाइड होगा, ध्यान से समझिएगा, तो जो कैपिलरी राइज होगा वो ज़्यादा जाएगा, पानी उतना ही है, कैपिलरी राइज ज़्यादा जाएगा। और अगर ज़्यादा वाइड होगा तो कैपिलरी राइज कम जाएगा, क्योंकि पानी उतना ही है। ये एरिया इधर बढ़ जाएगा, इधर हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट किस में ज़्यादा होगी? जहाँ छोटे छोटे छिद्र होंगे, और छोटे छोटे छिद्र किस में ज़्यादा होंगे? फाइन ग्रेन्ड में। यानी कि बात ये आ गई कि एच अगर कोर्स ग्रेन्ड है तो वो कम हो जा रही है, किससे? एच अगर फाइन ग्रेन्ड है। और प्रेशर होता क्या? पी रो जी एच हो जाता है कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? फाइन ग्रेन्ड का। कारण क्या होगा? कैपिलरी राइज की हाइट। बेसिस क्या होगा? वाइड्स का साइज, जिसपे हम कोर्स और फाइन बोलते हैं। तो इस बेसिस पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन, अभी तक जो ऑप्शन आता है आपने जहां देखा इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो कर दिया। अगर ये ऑप्शन उसने हटा दिया और वहां लिख दिया अपवर्ड सीपेज फोर्स, अपवर्ड सीपेज फोर्स इज लेस देन पॉइंट वेट ऑफ सॉइल, अपवर्ड सीपेज फोर्स इज ग्रेटर देन वेट पॉइंट ऑफ सॉइल, अपवर्ड सीपेज फोर्स इज इक्वल टू वेट पॉइंट वेट ऑफ सॉइल, तो जो इक्वलिसी है उसी की वजह से इफेक्टिव प्रेशर है क्या इन्हीं के बीच का डिफरेंस, वो जीरो होता है। तो इस चीज़ को समझिए, और इसको हमने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है। अगर दिख ना रहा हो थोड़ा और पर कर देते हैं। इस तरीके का, जहाँ पर नीचे मिट्टी जनरली उतनी डेंस नहीं होती है, वहाँ पे आकर करता है, वो भी जब बरसात बहुत हो जाती है। ये प्रैक्टिकल फील्ड की बात है। वैसे ये सीन ऐसा जहाँ क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज पाइपिंग इन सॉइल। अगर प्रैक्टिकली आपके माइंड में ना आ रहा हो कि क्या होता है, अपवर्ड सीपेज फ्लो होता है जनरली, तब ये होता है। अपवर्ड सीपेज फोर्स जब पॉइंट वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाता है तो पाइपिंग अकर कर जाती है, जिसका दूसरा मतलब है कि इफेक्टिव जो स्ट्रेस है वो सॉइल में जीरो हो गई है। इसी को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग ऑफ सैंड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे। होपफुली जो पहले से आपके पास एक्वायर्ड नॉलेज है उसमें कुछ चीज़ें सही हुई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको लगती है जो फंडामेंटली फैक्ट बेसिस पे नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करते हुए एक स्टेटमेंट लिख के बताइए लोगों को, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।